नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसके दृष्टिकोण से, उसके पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि एज ए सिटीज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, खास करके फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले हमें जानना होगा राइट क्या होते हैं, अधिकार हैं क्या। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हम पुरानी सदी में चलें, पुरानी सेंचुरीज़ में चलें, 1200, 1300, 14th, 16th, 17th या उससे पीछे की सदियों में चलें, तो आपको पता है कि पूरे विश्व में राजतंत्र प्रणाली, हेरिडिटी मोनार्की के द्वारा ही शासन किया जाता था। और हेरिडिटी मोनार्की में आपको पता है राजा और उसके मिनिस्टर्स, राजा एवं उसके मंत्री, और दूसरी तरफ प्रजा यानी आम लोग। जब हम हेरिडिटी मोनार्की की बात करते हैं, जब हम 14th, 13th, 15th सेंचुरी को देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा प्रजा के पास कोई भी अधिकार नहीं था। जो सारे राइट थे, जो सारे अधिकार थे, वो किसके पास थे? राजा के पास। सारे राइट्स किसके पास थे? राजा के पास। प्रजा की केवल और केवल ड्यूटीज़ हुआ करती थी। प्रजा की केवल क्या होते थे? कर्तव्य होते थे। प्रजा के पास अधिकार नहीं थे। राजा समय समय पर प्रजा को नई नई ड्यूटीज़ देता रहता था, लेकिन कभी राइट्स की बात नहीं आई। राजा ने जो कहा प्रजा उसे मान लेती थी। तो राइट्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित थे? जो शासक वर्ग है, यानी राजा और उसके मंत्रिमंडल। धीरे धीरे व्यवस्था चेंज हुई, और सबसे पहले ये व्यवस्था चेंज हुई ब्रिटेन में। 1215 में एक सम्राट हुए ब्रिटेन में, सम्राट जॉन करके। सम्राट जॉन नाम से एक सम्राट हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को कुछ अधिकार दिए। ध्यान से सुनिएगा, आगे आपके राइट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सम्राट जॉन ने अपनी प्रजा को कुछ अधिकार दिए और कहा कि इन मामलों में निर्णय लेने का अधिकार स्वयं प्रजा को है, यानी प्रजा स्वयं निर्णय ले ले। मेरे द्वारा लिए गए निर्णय प्रजा पे लागू नहीं होंगे। तो राजा ने कुछ अधिकार किसको ट्रांसफ़र कर दिए? अपनी प्रजा को ट्रांसफ़र कर दिए। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि कुछ अधिकार भले ही सीमित हों, लेकिन कुछ एक अधिकार प्रजा के पास भी होने चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, राजा ने या सम्राट जॉन ने ये जो राइट अपनी प्रजा को दिए, किसने दिए? राजा ने। आने वाले समय में अगर सम्राट जॉन को लगे कि मैंने जो ये राइट प्रजा को दिया है, ये राइट मेरे फेवर में ही या मेरे लिए घातक है, तो राजा क्या करेगा? उस राइट को छीन लेगा कि भैया आज से आपके पास ये राइट नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली अधिकार राजा ने दिए। राजा उन अधिकारों को कभी भी प्रजा से वापस छीन सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि राइट्स किसके पास होने चाहिए? प्रजा के पास होने चाहिए। इन राइट्स के बाद अगर मैं बात करूं, ब्रिटेन के बाद 1789 फ्रांस, 1789 फ्रांस जब रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रांस की रेवोल्यूशन के बाद कुछ अधिकार अगेन किसको दिए गए? प्रजा को दिए गए। तो अधिकार दिए जा रहे थे, लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट थे? नहीं। कैसे? अभी आप समझेंगे। फ्रांस की जनता को भी जो है क्या दिए गए? कुछ राइट वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। इसके बाद यूएसए फर्स्ट
नेशन बना 1791 में, इसने अपने यहाँ एक अमेंडमेंट किया, राइट टू बिल। राइट टू बिल के नाम से एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल लेके आए, और इस बिल के थ्रू इन्होंने अपनी प्रजा को, अपनी जनता को राइट दिए, लेकिन इन राइट को उन्होंने फंडामेंटल कहा। इन राइट को क्या कहा? फंडामेंटल राइट कहा। तो फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? यूएसए से 1791 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने जो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं वो यूएसए के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब राइट्स जिनकी मैं बात कर रहा था, आप देख चुके हैं 2 प्रकार के राइट यहाँ पे आ गए। पहले तो आ गए नॉर्मल राइट, जो कि अभी तक राजा ब्रिटेन फ्रांस के द्वारा दिए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आ गए फंडामेंटल राइट, जो कि यूएसए की गवर्नमेंट ने 1791 में दिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, आज के समय में आपको पता है राजा या हेरिडिटी मोनार्की लगभग समाप्त हो चुकी है। आज के समय में शासन किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की, बट अल्टीमेटली है तो गवर्नमेंट। हर देश में क्या है? सरकार शासन व्यवस्था को देख रही है, गवर्नमेंट ही क्या कर रही है? रूल रेगुलेट कर रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजा नहीं कहेंगे, अब हम राजा का एक नया रूप देख रहे हैं जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के रूप में है। सरकार के द्वारा राइट दिए जाते हैं आज भी, जैसे कि पुराने समय में राइट दिए जा रहे थे राजा के द्वारा। ये राइट नॉर्मल राइट होते हैं जिन्हें कहा जाता है लीगल राइट। लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, सिंपल वही डिफरेंस। कानूनी अधिकार कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। लीगल राइट, कानून बनाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। यानी गवर्नमेंट कभी भी इन कानूनों में क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। जहां गवर्नमेंट को लगा कि यार ये राइट जो है मेरे ही खिलाफ यूज हो सकता है, या ये राइट मुझे नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट उस राइट को क्या कर देगी? चेंज कर देगी। गवर्नमेंट का ये अधिकार है, क्योंकि ये राइट आपको दिए ही किसके द्वारा गए हैं? उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये जो राइट है लीगल राइट, ये गवर्नमेंट की शक्तियों को, पावर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा पावर किसके पास चली गई? गवर्नमेंट के पास। क्यों चली गई? गवर्नमेंट ने जब चाहा आपको राइट दे दिया, गवर्नमेंट ने जब चाहा आपसे राइट छीन लिया। लाइक मैं बात करूं, इंडिया में आपके पास राइट टू वोट है, आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, और ऐसे बहुत सारे राइट हैं जो आपके क्या हैं? लीगल राइट हैं। ये आपके लीगल राइट हैं। इन राइट में गवर्नमेंट कभी भी क्या कर सकती है? चेंज करती है। राइट टू प्रॉपर्टी आप देखते हैं हर दूसरे तीसरे साल जो है पार्लियामेंट के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, नया बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी के रूल रेगुलेशन चेंज किए जाते हैं। तो इट मीन्स पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो ये हो गए सामान्य अधिकार या लीगल राइट। आपके पास लीगल राइट भी हैं। दूसरी तरफ यूएसए ने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लाया, और फंडामेंटल राइट दिए गए किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के अंतर्गत लिख दिए। संविधान के अंतर्गत क्या कर दिए? कुछ राइट, यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट राइट उठा करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए, और कहा कि ये राइट जो है सभी सिटीजन्स को दिए जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे कहा कि आने वाले समय में कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, इन राइट्स में बदलाव करना, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस। यानी बदलाव हो सकता है, नॉर्मली क्या है? बदलाव नहीं होगा, आप ये समझिए, लेकिन अगर चाहे तो बदलाव किया जा सकता है। लेकिन बदलाव अगर कोई गवर्नमेंट करना चाहे तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस होगा, बिल्कुल टफ प्रोसेस होगा। जबकि यहाँ लीगल राइट में क्या है? इजीली गवर्नमेंट जब चाहे इन्हें क्या कर दे? चेंज कर दे। तो लीगल राइट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं, जबकि फंडामेंटल राइट की गारंटी उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और संविधान में क्लियरली लिखा है कि ये सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के दिए जा रहे हैं। जैसे ही
आप यहाँ पे नागरिक बने या जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वैसे ही जो है उसे कवर मिल गया किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट का। गवर्नमेंट इसमें आसानी से बदलाव नहीं कर सकती है, यानी ये गवर्नमेंट की शक्तियों को क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। अब सीमित कर रहे हैं कैसे, देखिए यहाँ पे तो गवर्नमेंट की पावर्स को बढ़ा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट जब चाहे जैसा चाहे चेंज कर दे, लेकिन यहाँ पे सीमित कर रहे हैं कैसे। इस समय जो भी गवर्नमेंट आपके पास स्टेट में है या गवर्नमेंट हमारे पास बीजेपी की या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर में है, फुल मेजॉरिटी के साथ काम कर रही है, लेकिन क्या वो मेरे साथ कुछ गलत बिहेव कर सकते हैं या मेरे को प्रोटेक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में है, मैं उसे गवर्नमेंट को हमेशा मैं चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, 5 साल तक मुझे वेट करना पड़ेगा। और इस बीच अगर वो चाहें तो क्या कुछ गलत अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करके या मेरे साथ किसी प्रकार का गलत या मिसबिहेव कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन मिली है किसकी, फंडामेंटल राइट की। और गवर्नमेंट चाहे कितनी भी मेजॉरिटी में है, फंडामेंटल राइट में अगर चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा टफ क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इजीली जो है फंडामेंटल राइट क्या नहीं हो सकते हैं, चेंज नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट की पावर्स को इसने क्या कर दिया, लिमिटेशन दे दी। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट की पावर को क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, लिमिटेशन दे रहे हैं। दूसरी तरफ लीगल राइट में सिटीजन्स के साथ भेदभाव किया जा सकता है। सिटीजन्स के साथ भेदभाव किया जा सकता है का मीनिंग है कि आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के हैं, राज्य सूची के हैं, जहाँ पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्यों को है, स्टेट्स को है। अब मैं बात करूँ उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र या अदर जो हमारे स्टेट हैं, इन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पे हर राज्य का अपना कानून है। अब जब हर राज्य का अपना कानून है तो यानी हर राज्य में कानून अलग होगा, और राज्य में कानून अलग है, इट मीन्स मे बी उत्तराखंड के सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को अपने राज्य में कुछ ज़्यादा अधिकार दिए हैं, यूपी ने कम दिए हैं, जबकि हम सिटीजन हैं कहाँ के, इंडिया के सिटीजन हैं। लेकिन सब्जेक्ट लिस्ट में जो ये राइट रखे गए हैं जिन पे काम कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है, वहाँ पे भेदभाव उत्पन्न हो गया। यूपी के लोगों के कुछ और अधिकार, महाराष्ट्र में कुछ और अधिकार, उत्तराखंड में कुछ और अधिकार, दिल्ली में कुछ और अधिकार, चंडीगढ़ में कुछ और अधिकार। यानी सिटीजन एक ही कंट्री के होने के बावजूद यहाँ पे भेदभाव हो सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। जबकि फंडामेंटल राइट मैंने क्या कहा, एवरी सिटीजन की बात कर रहा है, एवरी पर्सन की बात कर रहा है, सभी व्यक्तियों को, व्यक्तियों में विदेशी भी आ जाते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो विदेशियों को भी दिए गए हैं, और सारे फंडामेंटल राइट हैं जो किसको दिए गए हैं, सिटीजन्स को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं। तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, सभी नागरिकों को एक जैसे फंडामेंटल राइट हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जबकि लीगल राइट में क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस क्या है, या अधिकार जो आपके पास हैं एज ए सिटीजन, आपके पास लीगल राइट भी हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट भी हैं। लेकिन लीगल राइट क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट क्या कर सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल राइट क्यों ज़रूरी है, जबकि लीगल राइट से भी काम हो सकता है। मैंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी आपके पास लीगल राइट है, मैंने कहा राइट टू वोट आपके पास लीगल राइट है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट हमारे पास बेसिक जो नीड के अधिकार हैं, राइट हैं, वो एज ए फंडामेंटल राइट हैं। वो क्यों हैं? देखिए, जहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र होना चाहिए। अगर मैं कहूँ एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान, एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं, क्या क्या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। जितने ज़्यादा फंडामेंटल राइट होंगे उतनी ही डेमोक्रेसी क्या होगी, मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना सशक्त होगा। क्योंकि जहाँ हम लोकतंत्र देख रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र यानी जनता का शासन।
लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी यानी जनता का शासन। अब जनता का शासन कैसे होगा? जनता को अधिकार होने चाहिए। तो अधिकार किस रूप में है? अधिकार इसी रूप में है, फंडामेंटल राइट के रूप में। तो जितने ज़्यादा फंडामेंटल राइट उतना ज़्यादा लोकतंत्र सशक्त। हमें इस चीज़ को एक सफल लोकतंत्र, एक सही डेमोक्रेसी बनाने के लिए हमें सोसाइटी और पर्सनल लिबर्टी के बीच अहम संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर हम कहें कि हम केवल समाज की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, पर्सनल लिबर्टी नहीं देखेंगे, व्यक्तिगत जो राइट हैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लोकतंत्र काम नहीं कर पाएगा, डेमोक्रेसी सशक्त नहीं हो पाएगी, मजबूत नहीं हो पाएगी। और हम कहें कि हम केवल पर्सनल लिबर्टी को देखेंगे, हम केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार को देखेंगे, सोसाइटी को नहीं देखेंगे, तभी भी लोकतंत्र काम नहीं कर पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस देना पड़ेगा, सोसाइटी, पर्सनल लिबर्टी, गवर्नमेंट, इनके बीच में। और ये जो एक हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये सबसे बढ़िया बैलेंस क्रिएट होता है फंडामेंटल राइट से। मैंने पहली चीज़ कहा, सशक्त लोकतंत्र के लिए मूल अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी, व्यक्तिगत विकास के भी, किसी भी पर्सन का पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो तभी संभव है जब उसके पास फंडामेंटल राइट बेसिक अवेलेबल हो। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर मैं बात करूं कि मेरे को सोचने की स्वतंत्रता नहीं है, मेरे को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, मेरे को धर्म की रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, मेरे पे राइट टू इक्वलिटी नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, असमानता यहाँ पे फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा। चतुर्मुखी विकास जिसे कहते हैं, वो डेवलपमेंट, वो विकास संभव नहीं हो पाएगा अगर फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोगों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, डिफरेंस क्या है और फंडामेंटल राइट ज़रूरी क्यों हैं। अब बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो गारंटेड फंडामेंटल राइट हैं वो कौन से हैं, जो सभी नागरिकों को दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, लेकिन जो मेन फंडामेंटल राइट हैं वो हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक। आर्टिकल 12 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा दे रहा है, राज्य की डेफिनेशन दे रहा है। और ध्यान रखिए, आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य कौन है? अभी प्रीलिम्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल 12 के अंतर्गत कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट नहीं है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉज क्या है, क्या नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य कहा गया है, उस राज्य में सबसे पहले हमारी संसद, हमारी राज्यों की विधानसभा, हमारे सभी ऑफिशियल्स, जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी वर्ग हैं, प्रेसिडेंट एंड ऑल, सभी ऑफिशियल्स, सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट है। यानी अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट में क्या आ गया? जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, जितने गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जितने सेमी गवर्नमेंट जो हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ वगैरह, हमारी सबसे बड़ी संस्था हमारी पार्लियामेंट, हमारे राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषद, सारे ऑफिसेज़ में, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफिस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट आ जाएंगे। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की है कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सब आ गए, क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य है? नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, भले ही वो प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में कोई काम कर रही है,
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में काम कर रही है, तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट माना जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, सिंपल शब्दों में, केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम छोड़ दें, केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम छोड़ दें, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑफिशियल्स, हमारी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, सब के सब क्या हैं, आर्टिकल 12 के अंतर्गत क्या हैं, राज्य हैं। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पर्टिकुलर किसी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काम कर रही हैं, तो वो भी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आजकल आपको पता है जनधन खाते खुल रहे हैं, आधार कार्ड बनाए, जैसे प्राइवेट ऑफिसेस खुले हुए हैं इसके लिए। तो ये जो ऑफिसेस खुले हुए हैं, जो ये लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, हालांकि वो ऑफिस प्राइवेट है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए वो ऑफिस भी क्या मान लिया जाएगा, आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट मान लिया जाएगा। तो आई थिंक आर्टिकल 12 आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 12 में स्टेट सब कुछ हो गए, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो गए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हर स्टेट में होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, सारे आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट हैं, क्योंकि वो राज्य के अंतर्गत हैं, राज्य के अंतर्गत हैं और राज्य के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो आर्टिकल 12 में उन्हें राज्य काउंट किया जाएगा। आर्टिकल 13 डेफिनेशन ऑफ लॉज की बात कर रहा है। आर्टिकल 13 क्या बात कर रहा है, कानून की परिभाषा क्या है। तो कानून में यहाँ पे क्या रखा है, मैंने आपको कहा सबसे बड़े तो पार्लियामेंट हो गई, पार्लियामेंट से बड़ा प्रेसिडेंट ऑफिस हो गया, प्रेसिडेंट के बाद आपका जो है पीएमओ ऑफिस हो गया, और ये तो हायर लेवल पे हो गए। स्टेट लेवल पे चलिए आप गवर्नर ऑफिस हो गया, दूसरा आपका जो है सीएम ऑफिस हो गया। आप छोटे लेवल पे चलिए, आपका जो है सचिवालय हो गया, सेक्रेटरीट, आपका जो है सेक्रेटरीट में ऑफिसर्स हो गए, बड़े ऑफिसर्स, यानी सचिव, सेक्रेटरी से लेकर के, और सचिव के बाद एक लास्ट में क्लास 4 वहाँ पे क्या होगा, कर्मचारी होगा। तो अब यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं, आर्टिकल 12 के अंतर्गत जितने हैं सब आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट हैं। और लॉ क्या कहता है, लॉ नॉर्मली हम क्या कहते हैं, कानून कौन बना रहा है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई सामान्य कानून, प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑफिस से जारी ऑर्डिनेंस अध्यादेश, जिसको नहीं पता है आगे हम समझेंगे, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई ऑर्डर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या प्रेसिडेंट ऑफिस हो, यानी सामान्य कानून तो हो गया लॉ, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, वो तो है ही है। ऑर्डिनेंस भी, ऑर्डिनेंस जारी या तो गवर्नर करेगा या तो प्रेसिडेंट करेगा, वो भी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई आदेश आता है, सेक्रेटरी के द्वारा अपने किसी नीचे ऑफिसर को कोई आदेश जारी किया जाता है, कोई जो है अधिसूचना जारी की जाती है, या केवल बड़ा ऑफिसर नहीं, क्लास 3 वर्ग का कोई कर्मचारी है और क्लास 4 वर्ग का कोई कर्मचारी है, अगर ये कर्मचारी भी इसे ऑर्डर जारी करता है, कोई आदेश देता है, तो वो सारे के सारे लॉ माने जाएंगे, कानून माने जाएंगे आर्टिकल 13 के अंतर्गत। क्यों माने जाएंगे, क्योंकि ये क्लास 4 है, इसके लिए तो इस बात को मानना बाध्य है ना, ये अपने आप में कानून बन गया। किसके लिए कानून बना, सारी जनता के लिए नहीं बना, लेकिन ये क्लास 4 वर्ग का जो व्यक्ति वहाँ पे उस ऑफिस में काम कर रहा है, उसके लिए तो क्लास 3 वर्ग ने जो ऑर्डर जारी किया है वो कानून हो गया, उसे मानना पड़ेगा वो, तो उसे भी क्या काउंट कर लिया है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत कानून काउंट कर लिया। यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या आ गई, कानून के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करी कि भैया ऐसी कोई प्रथा, रूढ़िवादी प्रथा जो कानून का बल रखती हो, ऐसी कोई रूढ़िवादी प्रथा जो कानून का बल रखती हो, जैसे हमें पता है कि काफ़ी जगह जो है महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, तो ये क्या है, कानून है? नहीं, ये क्या है, प्रथा है। लेकिन ये प्रथा अपने आप में कानून के रूप में काम कर रही है, तो ये भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या माना जाएगा, कानून माना जाएगा।
तो आर्टिकल 13 में लॉ में ये सब इंक्लूड हो गया। और ये इतनी गहराई से बात क्यों कही गई है, क्योंकि आर्टिकल 13(3) कह रहा है राज्य यानी ये सब कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो पार्ट 3 में दिए गए किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट को छीने या कम करे। तो देखिए कितनी गहराई, कितनी गहरी सोच के साथ यहाँ पे जो है चीज़ें लिखी गई हैं कि राज्य ये सारे चीज़ ऐड कर दी, कानून ये सब ऐड हो गया, कभी राज्य यानी ये लोग ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट को छीने या कम करे। और अगर कभी ऐसा करते हैं तो 2 आर्टिकल हमें साथ में जोड़ने पड़ेंगे, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि आप उस कानून को, उस आदेश को, उस ऑर्डर को, उस प्रथा को वाइड कर दो, शून्य कर दो। तो आई होप आपको इस वीडियो में आर्टिकल 12 और 13 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अपनी अगली वीडियो में अब एक एक करके हम फंडामेंटल राइट को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।